बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुनिया में अगर किसी चीज को मोस्ट कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है तो वो इकोनॉमी यानी माशी अमूर होते हैं। आप जितने भी सुकरात बुकरात हो जाएं, आप इकोनॉमिस्ट की बात नहीं समझ सकते। चाची, आपके पास कभी इधर और कभी उधर देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। आज भी सारा दिन कौम यही करती रही, क्योंकि आज दो वज़ीर खजाना मीडिया पर आए और दोनों का एक ही इकानमी पर नुक्ता नजर मुख्तलिफ था। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ज़रूरी था, डीजल की कीमत बढ़ानी ज़रूरी थी, क्योंकि खान साहब जिस नहज पे लेकर आ गए थे मुल्क दिवालिये की तरफ चला गया था। मईशत को डिफॉल्ट से बचा लिया है। घी और तेल की जो कीमतें इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड पे आ गई थी, $1700 पर टन पे पहुंच गई थी, वो अब गिर के वापस $1000 टन पे आ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100-150 रुपए घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 450, 350, 450 रुपए किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। आटे के अंदर भी कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि दुनिया भर में वीट की प्राइसेस की कमी आई है, तो चीजें बेहतर हो रही हैं। तेल की कीमत बढ़ाई है, डीजल की बढ़ाई है, और उसके बाद अभी जो इन्होंने बिजली और गैस की बढ़ा रहे हैं, ये जब ये बढ़ेंगी तो ये आप देखेंगे कि ये जो है 25 से 30% तक चली जाएगी। और ये इसके ऊपर आए थे कि हम महंगाई खत्म करेंगे। पिछले हफ्ते 32% से बढ़ गई, 32%। और आप देखेंगे ये प्राइस इंडेक्स 40% तक जाएगी, 35 से 40 अगले चंद हफ्तों में। क्या आपके पल्ले कुछ पड़ा? नहीं पड़ा तो आप फिर गवर्नर स्टेट बैंक की भी सुन लें, ये कुछ और ही बता रहे हैं। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है उस पर हम काबू कर लें। ईयर ऑन ईयर की जो रीडिंग्स हैं वो तो अब 18 से 20% ही रहेंगी अनफॉर्चुनेटली अगले 12 महीने के लिए। ये 3 वर्जन है और तीनों मुख्तलिफ हैं। किस पर यकीन किया जाए, ये हमारा आज का इशू होगा। और इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब का रोशन कर पैकेज 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। ये फैसला अच्छा है या बुरा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने आज भी फरमाया, नोटों पे बड़ा नोट खर्च किया जा रहा है, इंतजामिया को नोटों को जिताने की कोशिश करवाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर नोटों को चुकाने की कोशिश कर रही है। आप अगर इलेक्शन कमीशन को जानादार समझते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? आप बाइकाट कर दें। और आज इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को सुलह का पैगाम भी दे दिया। वो पैगाम क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ असद उमर साहब है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी। असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आज इमरान खान साहब ने लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू की है और इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने वो जो नंबर ब्लॉक किए थे मैंने अब अनब्लॉक कर दिए हैं और मैं राब्ते के लिए हाजिर हूं, तैयार हूं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो इन चोरों के साथ है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपने सुलह की झंडी लहरा दी फिर। अच्छा, मुझे तो ना मैं ब्लॉक करने में शामिल था ना अनब्लॉक करने में, तो अगर वो कह रहे हैं तो दुरुस्त ही कह रहे होंगे। लेकिन लड़ाई तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट से कभी भी नहीं थी। सारी इमरान खान की जिद्दोजहद तो इसी पीडीएम और इन इस टोले के खिलाफ ही रही है हमेशा से। तो अब इसका नहीं, मीर जाफर और मीर सादिक जो थे वो तो ज़ाहिर मुख्तलिफ थे ना सर। आपने उनका जिक्र तो इमरान खान साहब ने कई बार किया ना। इसका मतलब ये है कि नैरेटिव वापस हो रहा है फिर। नहीं, नैरेटिव क्या वापस हो रहा है? नैरेटिव हमारा ये है कि साजिश हुई थी। मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब से आप आज भी पूछेंगे तो वो कहेंगे साजिश हुई थी। तो बुनियादी नैरेटिव में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो कोई सियासी बयानिया नहीं है, वो हकीकत है, या कम से कम हम जिसको हकीकत समझते हैं वो बयान की जाती है। देखिए, आपका शिकवा ये था पार्टी का कि ये न्यूट्रल हो गए अदारे, और जब मुल्क की सलामती का इशू हो तो अदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी कहा गया था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, जब हक और बातिल का फैसला होना हो तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो अब दोबारा नंबर अनब्लॉक करने का मकसद यही है कि अब आपने यहाँ न्यूट्रल्स को न्यूट्रल एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आप कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमारे तरफ झुके। अच्छा, नहीं, ये देखें, पहली बात तो ये जो है ना, न्यूट्रल जो है ये जानवर होता है। ये पहली दफा मैंने इमरान खान से सुना था, आज से कोई 12 साल पहले। उस वक्त मैं तरीके इंसाफ में भी नहीं था, सियासत में ही नहीं था। तो ये तो वाकई में यकीन रखते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। ये उनकी एक बड़ी देरीना कन्विक्शन है। अच्छा, जहां तक दूसरा ताल्लुक है कि बिल्कुल हमारी जो बयानिया है या खान साहब का जो मानना है वो बड़ी सादा सी यही बात है
कि साजिश हुई, बैरूनी मुदाखलत हुई। बैरूनी मुदाखलत तक तो कोई बहस नहीं है ना, ये तो कौमी सलामती कमेटी ने एक दफा नहीं 2 दफा कह दिया कि बैरूनी मुदाखलत हुई। तो उनका ये मानना है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को एक किरदार अदा करना चाहिए, और वो इसलिए है कि इस इदारे से लोगों की तवक्को है, उम्मीद है, और उसके बारे में नेक ख्वाहिशात रखते हैं, इसलिए तवक्कुआत है। ठीक। वैसे ये नंबर ब्लॉक करने का जो सिलसिला है वो, क्योंकि खुद उन्होंने सहाफियों में, जैसे आज उन्होंने कहा ना मैंने अनब्लॉक कर दिया, बिल्कुल इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जर्नलिस्ट उनके पास मिलने के लिए गए तो उन्होंने खुद बताया था कि 2 नंबर है एस्टैब्लिशमेंट के जो मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो अब अनब्लॉक करने का भी उन्होंने सहाफियों को ही बताया। तो ये पहला फैसला गलत था या आज का फैसला गलत है? ये पूछना पड़ेगा सियाको सुभाग क्या था कि क्यों ब्लॉक किया और क्यों अनब्लॉक किया। ये तो जाहिर है उनका अपना फैसला था, ये कोई सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं था। वैसे तो ये असद साहब ये बात हकीकत है कि जब आपने कोई लड़ाई लड़नी हो तो दोनों फ्री कैन के साथ लड़ाई नहीं छेड़ते आप। ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, हकीकत है पाकिस्तान में, तो आप उसके साथ भी लड़ेंगे, फिर आप 12 सियासी जमातों के साथ भी लड़ेंगे तो आपके हारने का ज़ाहिर है फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने किसी एक के साथ सुलह करनी होती है, या सियासतदानों से या एस्टैब्लिशमेंट से। तो आपने दोनों लड़ाइयाँ छेड़ ली थी, तो अब मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा हो गया कि एक फ्रीक को राजी रखना ज़रूरी है। नहीं, मैं फिर वही कहूंगा कि आपने जिस तरीके से इसको बयान किया है उसमें ऐसे लगता है कि कोई सह फरीकी जंग चल रही है। जो सियासी मुकाबला है वो सियासी मुकाबला तो एक तरफ तमाम पीडीएम की पार्टियां और दूसरी तरफ अकेले तनहा इमरान खान तहरीक इंसाफ खड़े हुए हैं और PMLQ इस वक्त साथ है। तो सियासी मुकाबला तो वही है, सियासी हरीफ तो वही है। एस्टैब्लिशमेंट हरीफ नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के रोल के ऊपर सवाल हो सकते हैं कि वो मजबूत रोल है, नहीं रोल है, लेकिन हरीफ तो नहीं है ना, हरीफ तो PDM ही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये जो नंबर अनब्लॉक किया गया उसका मकसद 17 जुलाई हो कि 17 जुलाई के जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपर ऐसे हो जाएं कि आपको भी कुछ ना कुछ उसमें मिल जाए, और अगर वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते या आपकी मंशा के मुताबिक नताइज नहीं आते तो आप दोबारा ब्लॉक कर देंगे? मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे तो ये खबर आपसे मिल रही है कि नंबर अनब्लॉक हो गया है, तो मुझे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और नहीं, जो आप वो कह रहे हैं वो यकीनन वजह नहीं हो सकती कि 17 तारीख तक करके और उसके बाद कुछ और कर दिया जाए। कुछ उन्होंने किया है तो कुछ, या तो कोई नई कोई सोच डेवलप हुई है, कोई ऐसी सूरत हाल उन्होंने देखी है जिसकी वजह से ये किया है। ये उन्होंने खुद ये फैसला किया है। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा, हाँ कल शाम को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर में, तो कल मैं इंशाल्लाह जरूर पूछूंगा उनसे अनब्लॉकिंग की वजह। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जो 17 जुलाई की इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, इस पे ज़ाहिर है दोनों पार्टीज के स्टेक्स हैं, आपके भी स्टेक हैं और हुकूमत जो पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी स्टेक्स हैं, क्योंकि इसमें जिसने भी 13 सीटें हासिल कर ली वो जीत जाएगा, पंजाब उसके पास आ जाएगा। अब सवाल ये कि बार बार आपकी पार्टी की तरफ से एतराज़ किया जाता है, बल्कि इमरान खान साहब हर जलसे में, हर तकीर में ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो वो न्यूट्रल नहीं है, वो सपोर्ट कर रहा है हमजा साहब को या हमजा शहबाज को। तो अब सवाल ये कि अगर तो आप जीत गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आपका नैरेटिव गलत था इलेक्शन कमीशन के बारे में, और अगर आप हार जाते हैं तो आप फिर कह सकते हैं जी कि देखें वही हुआ जो हम कह रहे थे। नहीं सर, कभी कभी ये भी होता है कि आप भारत के अंदर क्रिकेट की सीरीज खेलने जाते हैं और भारत के अंपायर होते हैं और वो धांधली भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सीरीज जीत के वापस आ जाते हैं। तो सिर्फ जीतना जो है उससे तो नहीं फैसला होगा कि न्यूट्रल रहे या नहीं रहे, उसका फैसला तो उस पर होगा कि किरदार क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन उस दिन वाकई में गैर जानिबदार नजर आएगा, इंसाफ करता हुआ नजर आएगा, तो मान ली जाएगी बात कि वो उन्होंने एक गैर जानिबदार किरदार अदा किया। लेकिन अगर उन्होंने जानिबदार किरदार अदा किया और हम जीत गए तो हम फिर भी ये हकीकत बयान करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमारी पूरी पिटिशन, उसके ऊपर काम भी हो चुका है, वो बड़ी लंबी छुट्टी आ गई है, और पहले दिन ईद के बाद वो फाइल भी कर दी जाएगी। पिटिशन आज करना चाहते थे, फिर जरा उसमें ताखीर हो गई। तो हमारे पास तो एक पूरी फहरिस्त है कि किस तरीके से इलेक्शन के कवायद और जवाबित की बेज़ाब्तगी हो रही है। मैं अगर छोटी सी आपको मिसाल दूं कि जंग में DPO अपनी कुर्सी छोड़कर अता तारड़ को उस पर बिठा देता है और सामने पूरी अपनी लाइनअप कर देता है, लाइन हाजिर कर देता है अपनी पुलिस की हायरार्की जो है। मतलब इसमें फैसले में कितनी देर आ सकती है? हफ्ता गुजर गया उस बात को और वो गोल गोल घूम रहा है और अभी तक हम कोई फैसला उसके ऊपर सुनाई नहीं दिया। ऐसी मैं आपको और कई मिसालें बता सकता हूं।
अच्छा, लेकिन सर ये तो आपको याद होगा कि सियालकोट के अंदर एक डस्का में बल्कि इलेक्शन हुआ था, तो उसमें उस्मान डार साहब को कुर्सी पे बिठा दिया गया था, फरदौस आशा गवान साहबा को बिठा दिया गया था वहां पे। तो ये तो हर इलेक्शन के अंदर इसी तरह होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसका ज़रा एज होता है, उनको कुर्सियाँ भी पेश कर दी जाती हैं, उनको चाय भी पिलाई जाती है और उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जाती हैं। अच्छा, चाय और कोल्ड ड्रिंक देना तो बहुत अच्छी बात है। अगर तारड़ साहब को चाय पिलाएं तो बड़ी अच्छी बात है कि मेहमान के तौर पे, और वही चाय जो है फिर वैसी चाय जो है वो जब तहरीक इंसाफ का कोई जाए तो उसको भी देनी चाहिए। लेकिन डस्के में बड़ी अच्छी चीज आपने याद दिलाई चौधरी साहब। हुआ क्या था डस्के के अंदर? यही इलेक्शन कमीशन था। इल्जाम यह था कि 24 पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली हुई है और इलेक्शन पूरे हल्के का दोबारा कॉल कर दिया गया था। और अगर आपको याद हो, पूरी इंतजामिया बदल दी थी इलेक्शन कमीशन ने और मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में लेके इलेक्शन कराया था। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तो 25 मई के बाद पिटीशंस फाइल हुई हुई हैं। सादा सा इलेक्शन का लॉ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वोटर लिस्ट में तब्दीली नहीं आ सकती जिस दिन शेड्यूल अनाउंस हो जाए उसके बाद। वोटर लिस्ट जो है उसमें 7 दिन के बाद तब्दीलियां हो रही हैं। एक वार्ड के अंदर 3000 वोट आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलती। तबादले हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर बदले जा रहे हैं, हुकूमत कर रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रही। हम तो चाहते हैं जैसे डस्का के अंदर इलेक्शन का कमीशन ने कारकर्दगी दिखाई थी ना, और बड़ा उन्होंने मजबूत होकर दिखाया था, जरा दिखाएं ना, हम इंतजार करें। यही तो हम चाहते हैं कि वैसी परफॉर्मेंस हमें दोबारा देखने को मिले। अच्छा असद साहब, ये फरमाइएगा, अगर आप हार जाते हैं, बिलफर्ज महाल आप हार जाते हैं इस सारी कंपेन के बावजूद, तो आप उस हार को तस्लीम करेंगे या आप समझेंगे कि नहीं, धांधली हुई है और आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है? देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि हार जो है, हो सकता है कि गैर जानिबदार तरीके पर इलेक्शन कराया जाए, साफ शफाफ इलेक्शन हो और हम हार जाएंगे तो हम मान जाएंगे। अगर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर धांधली हो, ये भी हो सकता है कि उसमें जानिबदार रवैया हो इलेक्शन कमीशन का, तो मैं ब्लैंक चेक क्यों लिख के दे दूं अपने सियासी हरीफ को और इलेक्शन कमीशन को कि तुम जो भी करोगे हम मान जाएंगे। भाई, गलत करोगे तो उसको गलत कहेंगे, ठीक करोगे तो ठीक कहेंगे। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत है कि आप एक तरफ ये मैसेज दे रहे हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, यानी जानवर हो जाएं। नहीं, मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना चाहिए और कानून के ऊपर पूरा खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि जो डांग सोटा चलाए तो उससे भी वही बर्ताव, और जो कानून के अंदर रह के काम करे उसके साथ भी यही बर्ताव, ये होता है न्यूट्रल। ये हम कह रहे हैं ये नहीं हो। जो गलत करे उसको गलत को रोको और जो ठीक करे उस ठीक वाले को एक्सेप्ट करो। अच्छा, वैसे आपकी तवक्को क्या है? आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या ऐसा करे कि आप ये समझे कि नताइज बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन बिल्कुल सही हुआ है, फेयर एंड फ्री हुआ है? क्या मतलब क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? जो वोट की तब्दीली जिसका हमने बताया गया, 2 हमारी जो आज पिटीशन फाइल हुई है उसके अंदर 2 चीजें मांगी गई हैं। दोनों बिल्कुल हम सिर्फ ये मांग रहे हैं जो कानून कहता है वो हो जाए। यानी 2 चीजें क्या हैं? 25 मई के बाद से जो भी तब्दीली आई है इलेक्शन रोल के अंदर वो खारिज की जाए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपका वोट आपके शनाख्ती कार्ड पे उस हल्के में आपका मुस्तकिल या आर्जी पता नहीं है तो आपका वोट खारिज कर दिया जाए। दोनों कानून की लवाजमात हैं, दोनों की खिलाफ वर्जी हुई भी है। तो पहली तो हमारी ये डिमांड है। दूसरी, जो गैर कानूनी तरक्की मंसूबे नए चल रहे हैं उनको रोका जाए। तीसरी, जो तकरीरियां की जा रही हैं, रोक दिया उन्होंने। जो रोशन घर पैकेज है उसको तो 17 जुलाई तक सस्पेंड कर दिया ना आज इलेक्शन कमीशन ने सर, वो तो आपकी बात मान ली है, लेकिन साथ ही ये एतराज किया जा रहा है एक कि ये तो आम आदमी को फायदा था और आपकी गवर्नमेंट तो हमेशा ये कहती थी कि हमने आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। ये तो गरीब आदमी 5.5 करोड़ जो पंजाब के गरीब आदमी है उनको ये बिजली मिलनी थी सस्ती। चौधरी साहब, कल करें, मैं पूरा इनके साथ खड़ा हूं, कल करें इसको। ये इतना बड़ा ड्रामा किया है इन्होंने कि जिसकी तहा कोई नहीं। मैं 3 दिन चैलेंज करता रहा टीवी के ऊपर, पब्लिकली चैलेंज करता रहा मिफ्ता इस्माइल को कि टीवी पे आओ, कौम के सामने आंखों में आंखें डाल के बताओ कि हाँ मैं मुफ्त में बिजली भी दूंगा और IMF का वायदा भी करूंगा। ये इतना बड़ा ड्रामा था। उनको पता था कि ये तो हम करवा ही नहीं सकते, इलेक्शन IMF का कभी एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। ऐलान कर दो, जब ऐलान करेंगे। और माजरत के साथ जो इलेक्शन कमीशन के अभी तक रवैया रहा है, ये भी ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन से ही कहा हो कि यार नोटिस लो इसका, ताकि हम अवाम में जाके दावा ये कर सके, देखें जी हम तो करना चाहते थे लेकिन 17 तक रोक दिया है, 18 से शुरू कर लेंगे। लिख लें अभी से चौधरी साहब, ये 18 को भी नहीं शुरू होगा, ये 19 को भी नहीं होगा, ये होना ही नहीं है।
तो फिर आपने क्लेम गलत किया ना सर, आपको एतराज नहीं करना चाहिए था जब आपको पता है कि ये मुमकिन ही नहीं, 100 अरब रुपया इनके पास है ही नहीं, ये दे ही नहीं सकेंगे, तो आप कहते जी बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। लेकिन आपने चैलेंज किया सर जाके इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में ये चैलेंज नहीं किया था कि ये देना नहीं चाहिए। इलेक्शन में कमीशन में कहा था ड्रामेबाजी नहीं करें। यही तो मैं अभी कह रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल आए टीवी पे बोलें कि हाँ बिल्कुल हमारा IMF का मुआहदा भी इसके साथ होगा, हम करेंगे। आज बोल दे, मैं बता रहा हूं मैं आज सपोर्ट कर दूंगा पैकेज को। अभी यहाँ टीवी के ऊपर ऐलान करें मुफ्ता इस्माइल कि IMF का पैकेज जो है वो चलेगा और IMF हम सस्ती मुफ्त की बिजली भी बेचेंगे और IMF का मुआहदा पंजाब कर रहा है, सूबे के पास इख्तियार हैं, वो कर सकता है, वफाक नहीं कर सकता सर ये ऐलान। सर ये किसने कह दिया आपको 800 अरब रुपए का सरप्लस बजट देना है? सुन लेना चौधरी साहब, IMF का मायदा जो ये एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है सूबे 800 अरब रुपए का सरप्लस बजट देंगे। आपको पता है इस वक्त क्या सूरत हाल है? टोटल अगर मिला लें तो सिफर बनता है इस वक्त जो सरप्लस है। तो किसी सूरत में मैं तो भाई आपके प्रोग्राम पे ये तीसरी दफा कह रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल आए, अभी आधे घंटे बाद आए टीवी पे, बोले ऐलान करें कि मैं IMF को बता रहा हूं मुफ्त में बिजली देंगे और हम ये मायदा भी तुम्हारे साथ साइन करेंगे, आके कह दे मैं सपोर्ट करूंगा। जी बहुत अच्छा असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा आप छोटी ब्रेक लेंगे और उसके बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। दुरानी साहब, आज शौकत तरीन साहब ने भी गुफ्तगू की और साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी गुफ्तगू की, फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने भी की, तीनों वर्जन मुख्तलिफ हैं, इकॉनमी एक है। ये फैसला कैसे होगा सर कि इस मुल्क में सच कौन बोल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखें, जिसका बेसिस था ना, जो बेस लाइन जो शौकत तरीन साहब बता रहे थे आपको, वो बेस लाइन वो था जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई थी। उन इंडिकेटर्स पे उन्होंने आपको बताया कि जी इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो उसको मेरा ख्याल है कि बेस लाइन अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि नेचुरली हुकूमत का अपना एक वर्जन है। स्टेट बैंक जो है नेचुरली कह रहा है कि 15% पे उन्होंने आज ये 2008 के बाद पहली दफा हुआ जी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगले साल तक 18% से 20% तक महंगाई रहेगी, क्लियरली कह दिया उन्होंने। देखें जी, जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने बताया है कि जी इस वक्त जो महंगाई है वो भी 2008 के बाद पहली दफा इतनी हाई हुई है, मतलब डबल टू व्हाट वी हैड। ठीक है जी, ये बेस लाइन ऑलरेडी मौजूद है, हमने कुछ नहीं किया हुआ, हम तो इनके फिगर्स को बता रहे हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय होनी नहीं चाहिए जो डिफरेंस ओपिनियन बता रहे हैं, क्योंकि नेचुरली काफ़ी चीज़ों पे इनका इख्तिलाफ रहा है। पहले ने कहा जी रशिया से मिलता नहीं था ऑयल, फिर वो आ गया, फिर ये कहते हैं कि जी इन्होंने कुछ कर दिया। बेसिकली सच बोलना चाहिए जी। ठीक, बस एक सवाल ये है, सच क्या है, अब देखें आप जो थी मैशत को छोड़ गए 6% ग्रोथ पे, ये आपका दावा है ना, और हमारा दावा नहीं, इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान ही कह रहा है। मैं सबसे पहले जब ये पढ़ा मैंने उसको एतराफ किया कि ये गवर्नमेंट कह रही है कि शौकत तरीन का मॉडल ठीक था। ठीक है, अब सवाल ये कि अगले 2 माह के अंदर वो कहाँ चलेगी ग्रोथ? या तो फिर आके इन्होंने गायब कर दी हो, या फिर वो थी नहीं, या फिर शौकत तरीन साहब साथ ले गए। जी बड़ा अच्छा सवाल है जी। बेसिकली हर गवर्नमेंट का जो है वो मॉडल वेरी कर रहा होता है कैसे काम आप करते हैं। देखें जी, हमारा जो पाकिस्तान में मसला क्या है वो डॉलर्स का है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या है, आप डॉलर ड्राई अप हो जाते हैं। तो हमारा क्या था कि हमारे पास रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पे रहे हैं, एक्सपोर्ट आपने हाई किया। अभी एक्सपोर्ट हाई करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज 3 महीने में खत्म नहीं हो सकती एक्सपोर्ट सर, किसको? उसका तो साइकिल होता ना। अगर आप मुझे बताएं चौधरी साहब, आप बनाते हैं फ़ोन, ये 100 रुपए का बनता था, अब ये 200 रुपए का बनना हो गया, तो आप मुझे बताएं बेच सकते हैं इसको? आप तो कंपेटिटिव नहीं रहे मार्केट में। आपने आते साथ बिजली गैस हर चीज़ तो महंगी कर दी है, उनको आपने सब्सिडाइज किया हुआ था कि आप कंपेटिटिव रहें। कोविड के दौरान कैसे आपने उठाया मार्केट से शेयर, कैसे उठाया? बांग्लादेश चाइना बैठ गया, आपने उन्होंने कहा यहाँ पे आके कि जी हम कंपेटिटिव नहीं है अगर एनर्जी प्राइस नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आपकी इनको दें, कंपेटिटिव करें एनर्जी प्राइस को। वो कम्पीट करके 31 अरब डॉलर तक आपकी एक्सपोर्ट्स चली गई हैं। पाकिस्तान में 25 दफ़ा, ये 25 सालों में पहली दफ़ा इतनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं। ये इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान के। अच्छा, फिर पाकिस्तान ज़राअत का मुल्क है, ठीक, सारी क्रॉप्स जो हैं
वो बम्पर क्रॉप्स आ गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जी, आप मुझे कह रहे हैं कि 2 महीने कैसे हो गया? 2 महीने पहले आपको मूडीज कह रहे हैं पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं, 2 महीने बाद वही आपको नेगेटिव कर रहे हैं। अफनान साहब, सर ये फरमाइएगा कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कुछ कह रहा है, आज मिफ्ता साहब कुछ कह रहे हैं, बल्कि मिफ्ता साहब पिछले 3 महीने से कुछ कह रहे हैं जिसकी समझ नहीं आ रही किसी को भी। आज भी उन्होंने कहा कि देखें जी, खाने का तेल जो है उसकी कीमत कम हो रही है, अब $1000 पे आ गया 1700 से। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल जो है वो भी कम होता जा रहा है, फिक्र न करें आप, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चीनी कहते सस्ती कर दी हमने, और बाकी सब चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं। स्टेट बैंक कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है मसला, अगले 1 साल तक 18 से 20% रहेगी महंगाई। तो किसकी बात पे यकीन किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि महंगाई तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और महंगाई होने की वजह जो है वो 3.25 साल की मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी है, प्लस जो ऑयल प्राइसेस है, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो है, उसकी वजह से ज़्यादा हमें हिट पड़ रही है। अब मिसमैनेजमेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखें, आपने 1 साल की 5.8% जीडीपी ग्रोथ रेट या 5.7% जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसको कोट किया। उस साल, जिस साल हमारा ट्रेड डेफिसिट $48 बिलियन का है, $48 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये भी रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। आपकी जो एक्सपोर्ट से कह रहे हैं ग्रो की है, ये आपकी क्वांटिटेटिवली ग्रो नहीं की, ये आपकी ग्रो की है वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि जो एक चीज $1 की थी वो $1.5 की हो गई, तो आपकी एक्सपोर्ट भी उस हिसाब से जो है वो बढ़ गई। आपने फिर इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में लिख देना था सर। ये देखिए, मैंने तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे, मैं तो तजिया दे रहा हूँ ना पिछले 3.25 साल का, और उसका इकोनॉमिक सर्वे तो 1 साल का क्या कहते हैं होता है ना। फिर बम्पर क्रॉप की ये बात कर रहे हैं, हम जब गए थे तो हम एक्सपोर्ट करते थे गंदम, हम एक्सपोर्ट करते थे चीनी, इनके दौर के अंदर हम इंपोर्टर बन गए। और आपको याद होगा इन्होंने जो सारे स्टॉक से यहाँ से डिप्लीट किए, और उसके बाद अगले साल से उसको छोड़ देना। 3 महीने डॉलर सर कहाँ पे मिला, कहाँ है आज? ठीक है, इसके साथ जो खाने पीने की चीजें कहाँ मिली, कहाँ है आज? बिजली कहाँ मिली आपको, कहाँ है आज? पेट्रोल कहाँ था, कहाँ मिला आपको? बाकी सारी चीजें भी आपके सामने। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने हमें जज करना है तो आप हमें 3 महीने में जज ना करें। आप हमारी 2013 से 2018 की परफॉर्मेंस, तो सर वो गुजर गया, माजी हो गया। नहीं, एक परफॉर्मेंस 1947 पे क्यों ना चले? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इन्फ्लेशन जो है उन 5 सालों की आप देखें क्या थी, एवरेज इन्फ्लेशन 4 से 5% थी। बात यह है कि 3 महीने में इतना सारा मसाइल तो हम हल नहीं कर सकते। से स्टार्ट करते हैं ना सर। मैं मेरी गुजारिश सुने ना, $1 में $2 आते थे, वहां से स्टार्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस अगर आपने जज करनी है तो हमें 3 महीने में तो हम इतने रिफॉर्म्स नहीं कर सकते कि हम सारी चीज़ें सही कर लें। हमने 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए, इन्होंने 1 मेगावाट नहीं लगाया। इनसे पूछे, तीन प्रोजेक्ट के नाम नहीं गिनवा सकते ये इन्होंने, बल्कि हमारे शुरू किए हुए प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन के करीब थे वो खत्म नहीं किए। कैरेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, शंघाई इलेक्ट्रिक शेडिंग देख रहे हैं शंघाई इलेक्ट्रिक। 3 महीने में हर चीज ऐसा लगता है खत्म हो गई। देखिए आप देखें, मुझे बताया ना, शंघाई इलेक्ट्रिक का 1300 मेगावाट का पावर प्लांट इन्होंने नहीं चलाया। इन्होंने 660 मेगावाट के थर के पावर प्लांट जो लोकल एनर्जी बेस्ड है वो नहीं चलाया, वो अभी आ रहे। कैरेट को हमने चला दिया 720 मेगावाट। कहां से लेंगे? कैरेट के ऊपर तो फर्नेस नहीं, हाइडल है वो तो। अब जो इसके अलावा जो त्रिमुख है उसको हम चला रहे हैं। कुछ 4000 मेगावाट के पावर प्लांट है जो आगे अगले 1-1.5 महीने में आ जाएंगे। अब और फिर खाली ये नहीं, नीलम झेलम डैम हमने बनाया, ठीक है ना, ये मंगला की एक्सटेंशन हमने की। आपने 76% इंटरनल डेट बढ़ा दिया, ये भी लिखा हुआ है उसके अंदर। अच्छा, वैसे अफ्तार साहब एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो जानबदार इलेक्शन कमिश्नर, और बल्कि ये कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करते हैं जाके हमजा शहबाज साहब से और मरियम साहबा से। ये आपका क्लेम है। आज भी इमरान खान साहब ने बार बार यही कहा कि ये बस अभी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपको एक इदारे पे ट्रस्ट नहीं है, इदारे के सरबराह पे ट्रस्ट नहीं, तो आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? फिर जमहूरी अमल है जी, करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। अजीब सी जमहूरी अमल है कि आपको कबूल नहीं है वो। नहीं, हम देखें लड़ भी रहे हैं। इस वक्त जो इमरान खान का बयानिया ये है कि वोटर अपने वोट की खुद हिफाजत करेगा। ये जो भी इसको कैंपेन कर रहे हैं ना, कैसे हिफाजत करेगा सर? वो खड़ा होगा, जाएगा पोलिंग स्टेशन। तो उसने डाल दिया ना, वोट के साथ बक्से के अंदर तो नहीं घुस जाएगा ना सर? नहीं, बक्से के अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन उसकी जो कैंपेन है कैंडिडेट की, उसके साथ आपकी जो टीम मौजूद है उसको फहाल किया गया है, उसको ट्रेन किया गया है, वो पता है उसको कहाँ से क्या होना है, कैंडिडेट को पता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको कोई रास्ता ना दें जो इस वक्त ये रिगिंग कर रहे हैं प्री पोल में। और अगर आप हार जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये रिगिंग हुई, और अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपकी अपनी जीत है, फिर आपने पूरे सिस्टम को शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल देंगे, हम तैयार बैठे हैं। अजीब सी बात है कि अगर आप जीत गए, आप कहेंगे देखो जी सबको हरा के जीत गए। हाँ, तो ये सूरत हाल है। और आपने कहना है कि जिन लोगों ने पहरा दिया हमने उनको भी हरा दी। इस वक्त जो है इंतजामिया, आप वतन के तमाम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं,
हमारे तमाम MP जो कैंडिडेट्स हैं उनको डरा धमका रहे हैं, उनके ऊपर केसेस बना रहे हैं, कॉल्स जा रही हैं उनको। आज तो जो है वो फवाद चौधरी ने कॉल सुनवा भी दी जिसमें उनके जो वो है पायलट है उसको भी कॉल जा रही है कि जहाज उड़ाना है आप। इस लेवल पे तो देखिए आपने फाइट तो करना है। ये वैसे कौन कॉल कर रहा है जी? वैसे ये तो भी डिटरमिन होना है वक्त के साथ। कॉल आपने सुनाई है, डिटरमिन किसी और ने कर रहा है। अभी तो हम ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता ना कि अननोन नंबर का। आइडेंटिफाई अगर नहीं हो सकता तो फिर आप कह क्यों रहे? इसलिए कि नेचुरली कॉल आई है तो हमने बताना तो है ना कि आपके अपने बंदे ने की हो। नहीं, हमारा बंदा क्यों करेगा, कॉल करेगा तो देखे ना, कोई भी उसके पास तो अननोन नंबर नहीं हो सकता ना। अननोन नंबर बेशुमार लोगों के पास हो, मतलब ये जो टेलीकॉम की सारी कंपनी सबके पास अननोन नंबर होता है, कोई मसला नहीं। आप बाहर से भी घुमा सकते हो, बाहर से भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि टेलीकॉम वाले क्यों करेंगे, फोन करेंगे इस बात के लिए। मुझे आप तो फिर गवर्नमेंट क्यों करेगी सर? सवाल ये गवर्नमेंट खौफजदा है। अच्छा, गवर्नमेंट, ये आपका ख्याल है गवर्नमेंट ने 3 से 4 सीटें नहीं की, गवर्नमेंट ने पायलट को फोन किया? फिर देखिए बात यह है कि जो उन्होंने 25 को किया है, 25 मई को हमारे साथ किया है, नहीं वो ठीक, वो अननोन नंबर तो नहीं है ना सर। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। वैसे आज इनका वजीर दाखिला जो है वो टीवी में बैठ के धमकियां दे रहा होता है। आप सुने राना सनाउल्लाह साहब? अच्छा, वैसे सवाल मेरा फिर वही है कि ये अननोन नंबरों से कौन फोन कर रहा है आपको? देखिए ये अननोन के नंबर से तो काफ़ी जो उन्होंने कहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है ना, तो बंदा ही आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने। अब इस वक्त तो आपका ख्याल एक ही बंदा फोन करी जा रहा है हर जगह पे? पंजाब उनकी जिम्मेदारी है, मेरा ख्याल उन्होंने कुछ बताया होगा उन्हें करने के लिए। पंजाब उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो देख रहे हैं। तो मैं उसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि किसने फोन किया, क्योंकि मैंने भी टीवी पे सुना है उनका। ठीक, अच्छा वैसे मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन एक सवाल बड़ा दिलचस्प है कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी MKM भी ये कहती थी हमें नंबर फोन आ रहा है। नहीं तो अभी भी कह रहे हैं, तो नेशनल असेंबली में कहा उन्होंने, काफ लीग भी कहते थे कि हमें फोन आ रहा है, कि बाप पार्टी ये कह रही थी कि हमें फोन आ रहा है, नून लीग अपने लोग ये कहते थे हमें फोन आ रहा है। आपने अभी तो नून लीग तो अननोन नंबर के साथ है ना, तो वो इनको फोन नहीं आता, ये खुद ही बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इशू ये है कि आप इन नॉन नंबर के साथ हैं या वो हैं, बस सिंपल इशू ये। आप उसमें साथ थे, आज ये साथ हैं, तो एतराज क्या फिर? नहीं देखें, तरीकाकार है, एक तरीकाकार है, जमहूरी तरीकाकार है। नहीं, उस वक्त भी तो जमहूरी तरीकाकार होना चाहिए था। उस वक्त जमहूरी तरीकाकार, हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ, हमने कभी किसी। अच्छा, मैंने ब्रेक लेने, मुझे बाजू का ऐसे महसूस होता है कि आपको एतराज ये है कि पहले ये राइट हैंड से फोन करते थे, लेफ्ट हैंड से क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये एतराज नहीं हमें। इमरान खान साहब आज जो बात कर रहे हैं, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि कल वो बात नहीं होगी। कल वो कह रहे होंगे कि मैंने दोबारा ब्लॉक कर दिया और वो न्यूट्रल जो है वो जानवर है जो पहले होता रहा है। तो ये या तो ये कोई एक साइड पकड़ ले। अच्छी बात ये है क्या वो साइड पकड़ रहे हैं? मैं आपको कि वो बेहतर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक आर्गुमेंट ले ले, या ये ले लें या तो आप भी ले लें, या वोट को इज्जत दें, या वोट को नोट दें। देखिए बात ये है कि हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों होगी, या न्यूट्रल जानवर होता है। हमारी और इनकी आइडियोलॉजी में इतना फ़र्क है। हम ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अगर ये उसके ऊपर एग्री करते हैं तो इनको भी यही बात करनी चाहिए, और ये बात दुरुस्त बात है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। सर, अप्रैल से पहले आप ये कहते थे एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, और आज आप ये नहीं कह रहे कि न्यूट्रल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी, मैंने अभी आपके सामने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, उनका कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, वो अपना काम करें। मैं क्या कह रहा हूँ DGI-SPR ये कह रहा है, DGI-SPR ने वाली बात की है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना काम करना चाहते हैं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो ये अच्छी बात है ना। यही बात जो है वो इमरान खान साहब को भी करनी चाहिए। और ये आप देखें, ये बातदरीज होगा मामला, मतलब कि ये ओवरनाइट वाला काम नहीं होना। लेकिन अगर इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स एग्री कर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वरना फिर ये होता रहेगा कि जब किसी को सूट करा। तो अब सबसे ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान जो है वो इमरान खान साहब ने पिछले 12 साल में ये धरनों की सियासत और अंपायर की सियासत और सुनामियों की सियासत कर करके जो सत्यानाश किया है ना, कभी इतनी कमज़ोर जमहूरियत ना होती अगर ये इस तरह ना कर। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है आपकी ना जमहूरियत। वैसे मैं एतराज़ नहीं करता, लेकिन बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं ना, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब के अंदर। आपने 100 अरब रुपये का पैकेज की अनाउंसमेंट कर दी, आप कर नहीं सकते इसको। उसकी वजह है IMF के साथ मुआहदा सर नहीं, आप कैसे सब्सिडाइज करेंगे चीजों को? नहीं, या मुआहदा ठीक है या फिर ये पैकेज ठीक है? पंजाब गवर्नमेंट का कोई मुआहदा IMF के साथ नहीं है सर। पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। नहीं, पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन आपने देखे हमने जो बजटरी ऐड है उसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंट से कट करके उसमें डाला है ना, वो जहां से भी डाले गवर्नमेंट सब्सिडी के खिलाफ है IMF, इसी वजह से आपका पैकेज रुका हुआ है सर। नहीं, वो तो अभी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया ना उसको। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप ये 17 जुलाई की बात करेंगे, हमने कहा ठीक है, वहां पे मामला रुक गया। लेकिन इसमें आप मुझे बताएं, अनाउंसमेंट वज़ीर-ए-आज़म ने की, आपको पता है? वज़ीर-ए-आज़म साहब की पाबंदी है, वो खुद
ट्वीट करके अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, बाकी 3 सूबे कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हमें पैसे दें। नहीं, वो अपने रिसोर्सेज से कर सकते हैं, जो भी जिन्होंने भी करना है। पंजाब अपने बजट से करेगा, सरकार विभाग थोड़ी देगा पैसा उस काम के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो इसलिए अनाउंस किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, तो अनाउंस कर सकते हैं, इसमें कोई वैसे नहीं। पैसे हैं कहाँ जहाँ से दे रहे हैं आप? डेवलपमेंट फंड से ही आएगा, और तो हेड आई डेवलपमेंट फंड बंद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं से कहाँ से निकलेगा? देखें जो पैसा, सवाल फिर वही है, मैं आपको बता रहा बड़ी रकम है हूँ, सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेवलपमेंट फंड से या 4-5 डिफरेंट हेड से, आप इसका पंजाब डेवलपमेंट नहीं करेगा? नहीं, पंजाब के डेवलपमेंट फंड कोई 400-500 अरब रुपए का, उसमें से शायद ज़ाहिर उसमें देखें नहीं, सड़कें नहीं बनेंगे, अस्पताल नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे। देखें आपको भी पता है कि बजट जो है वो उसकी अमाउंट तो उतनी ही रहेगी ना, वो तो ना बढ़ेगी ना हम बढ़ा सकते, ना कोई जन्नत तो है नहीं, उसी के अंदर ही गुजारा चलाना है। ये गरीब लोग जो है, जो 100 यूनिट वाले हैं, वो गरीब लोग हैं, वो 4-5 करोड़ लोग हैं, उनको फायदा हो जाएगा। वैसे देखें 5 करोड़ और 40 लाख लोग हैं इस वक्त जो इस लाइन में आते हैं, जो रोशन घर पैकेज जो है उससे फायदा उठा रहे हैं। आप तो हमेशा ये कहते थे गरीब आदमी का भला होना चाहिए, तो ये गरीब आदमी का भला कर रहे हैं, आप क्यों रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं खड़ी कर रहे, हम कह रहे हैं झूठ ना बोलें, आप हकीकत में करें, झूठ ना बोलें आवाम से। मतलब एक चीज़ अभी आपने मुझसे पूछ लिया कि IMF की अंडरटेकिंग है कि जी आप सब्सिडी नहीं दे सकते, जो सब्सिडी इंडिया ख़त्म कर दें। सबसे पहले तो सब्सिडी इन्होंने पेट्रोल पे ख़त्म की, जो इन्होंने बम गिराए बार बार वो सब्सिडाइज था ना जी, वो सब्सिडी इन्होंने ख़त्म कर दी। जहाँ पे इनको फ़ायदा नज़र आया, इलेक्शन नज़र आया, उधर आके झूठ बोलना शुरू कर दिया, जी ये ले लें। हम कहते हैं गरीब को ओरिजिनल फ़ायदा उठे, गरीब के लिए सोचे ही इमरान खान रहा है, इन्होंने कभी जिंदगी में तो गरीब को सोचा नहीं है। नहीं, सुपर टैक्स तो देखें ना, अमीर पे लगा रहे हैं, ये गरीब पे तो नहीं लगा रहे। जब लेंगे तो फिर सुपर टैक्स पहली मर्तबा लग रहा है, आखिर अमीर पे लग रहा है सर, गरीब पे तो है नहीं। वैसे सुपर टैक्स जो है ना एक बड़ा दूर का ख्याल है, सोच है जो उन्होंने कर दी है। जब ये इकट्ठा आप चाहते हैं सुपर टैक्स नहीं लगना चाहिए अमीर पे? नहीं, देखिए, अरे आप टैक्स का हुजम बढ़ाएं। आप ये नहीं है कि जिसके पास 4 पैसे उसके गर्दन में पैर रखें उसी से पैसे निकालना शुरू कर दें। हमेशा आप ना ब्रॉडन करते हैं टैक्स बेस, आप उसको ना वर्टिकल पिरामिड में नहीं ले जाते, हॉरिजॉन्टल में बिल्ड करते हैं। उस एफर्ट को छोड़ के वो कहते हैं जी चौधरी साहब कमा रहे हैं, इन्हें तो कटे जाओ। उसको मजीद निचोड़ ले। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है जिसमें वो चावल बेचते हैं, आप सिर्फ 1 घंटा वहां पे पैरा दे दें, 4 करोड़ के 4 लाख के तो 1 घंटे में बेच देते हैं चावल, और टैक्स देख लें आप उनका। इसी तरह लाहौर के अंदर मैं मादर चाहता हूँ नाम दे रहा हूँ, सलीम फैब्रिक्स के नाम से एक दुकान है, सलीम फैब्रिक, वो ना ये सूट्स के कपड़े बेचते हैं। वहां पे अंबार लगा हुआ है सूट्स का, 3 लाख रुपया मीटर, 12 लाख रुपए में एक सूट का कपड़ा आता है, 2.5 लाख रुपया वो सिलाई लेते हैं, 15 लाख रुपए का सूट पाकिस्तान में बनता है, जाके चेक कर लें आप, और टैक्स देखें आप। देखिए मैं इसके ऊपर ये टैक्स की जो ब्रॉडन की बात कर रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताऊं। हमें 1900 अरब रुपए पे 2013 में मिला, हमने 3,900 के ऊपर छोड़ा 2018 में। इन्होंने, और जब डॉलर था 115 रुपए का, तकरीबन 33 बिलियन डॉलर बनते हैं अगर आप देखें। इन्होंने उसको लिया 3900 से 6100 पे छोड़ा, और डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 29 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो इन्होंने जो टैक्स नेट था ना उसको छोटा कर दिया इन देयर 4 ईयर्स। आप बड़ा कर लें सर। नहीं, हम दोबारा करेंगे, अभी टाइम लगेगा, एकदम से तो नहीं होगा, 1 साल 3-4 महीनों। आप तो जादूगर थे ना? हम जादूगर हैं, हम जादूगर हैं, लेकिन हमारे जादू में 1-1.5-2 साल लगेगा। उसके असर आने में साहब रुकावट है। मेरा ख्याल है पूरी पार्टी एक तरफ, मिफ्ता साहब एक तरफ, एक मिफ्ता साहब को आप दुआएं देते रहेंगे अगली 2-4 नस्लों तक। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कील ठोका है। डार साहब इंशाल्लाह कहते हैं वो हमारी इकोनॉमिक टीम के हेड होंगे, तो इंशाल्लाह। तो आपका फैसला गलत हो गया फिर? नहीं, वो हमेशा से क्या कहते हैं, सीनियर मोस्ट क्या कहते हैं। मैच हरवा के चले गए मिफ्ता साहब, अब हारे हुए मैच में डॉक्टर साहब क्या कर लेंगे मुझे पता है। सीनियर मोस्ट इकोनॉमिस्ट वही है हमारे, और वो आएंगे तो इंशाल्लाह वो इसमें जो है फैक्ट्स आने हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि मिफ्ता साहब फैसले नहीं करते, ये पार्टी का फैसला होता है, यानी इसका मतलब मियां शबाशी व मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला है। नहीं, वो तो शायद साहब ये भी कहते हैं कि जब मिफ्ता अपना डार साहब आएंगे तो फिर वो होंगे, मिफ्ता साहब नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको महसूस हो रहा है कि मिफ्ता साहब ने वो कर दिया? नहीं, इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन डार साहब ने एक वाहिद आदमी है जिसने IMF प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कोई और निकाल के बता दें, इन्होंने हमेशा IMF के साथ अच्छा प्रोग्राम निगोशिएट किया, कोई और निकाल के दिखा दें, किसी कोई नहीं कर सकता। आप पहले ले आते हैं उनको?
नहीं वो तो मसाइल और काफी आप क्यों ही चाह रहे थे कि जनाजे तक पहुंच जाए सर? मैं यही कह रहा हूँ, उसके बाद इमाम मैं साहब कह रहा हूँ कि ये हमें आप जज करिएगा 1.5-2 साल बाद, अभी हमें आप जज ना करें, हम चीजें ठीक होने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होंगी। नहीं वैसे दुरानी साहब ये कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं इसमें, देखें बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, ऐसा नहीं है कि एफर्ट ना कर रहे हो, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जो आपकी थी उसमें ऐसा लग रहा है जैसे एफर्ट नहीं की जा रही और ऐसे ही चल रही है ऑटो पे हर चीज, ट्राई बड़े कर इनकी आनी जानियां बेहतर है हमसे। देखें जी बात ये जो उन्होंने कर दिया है इसका इफेक्ट चौधरी साहब आप फील करेंगे सितंबर के बाद, ये इफेक्ट्स आएंगे इनको सितंबर के बाद आप फील करेंगे। इस वक्त भी इंडस्ट्री ले ऑफ कर रही है, इस वक्त भी इंडस्ट्री प्रोटेस्ट में है, जिससे आपने डॉलर कमाने हैं। अच्छा जी, रेमिटेंसेस इनकी डाउन जा रही हैं, यहाँ पे सूरत रिकॉर्ड हुई है अभी। अच्छा वो रोशन डिजिटल अकाउंट की, अच्छा वो जो है वो है तो पाकिस्तान की ना, ठीक है लेकिन एक रिकॉर्ड इस साल हुआ रेमिटेंस, ठीक है वो जो है उसकी दो बार रिकॉर्ड। हाँ जी, तो उसमें जो है आपकी जो प्राइसेस हैं बिजली की, गैस की, ये सारी की सारी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स योर ओवरऑल एक्सपोर्ट। वो अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई गेम प्लान है नहीं, जो मिफ्ता साहब कर गए हैं वो चीखें निकलेंगी लोगों की अगले महीने बाद और निकलेंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो मुझे पावर प्लांट का बता दें आपने बनाया, मुझे जो है कोई कह रहे हैं हमारी पिच पे खेले ना आके आप 3 पावर प्लांट बता दें आपने बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पावर प्लांट लगाए आपने उसके ऊपर किसी की भी ट्रांसमिशन लाइन नहीं, आप एक मुझे बता दें कि 3 आपने ट्रांसमिशन लाइन ही लगा देते, आप लगाई है, बिल्कुल लगाई है, बिल्कुल लगाई है हमने, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे छोड़ के गए थे, ये फरमाइए जो खंबा जहाँ छोड़ के गए थे वहीं पे था। अगर बाहर पेट्रोल महंगा है तो आपकी गवर्नमेंट आ जाए तो आप सस्ता कैसे कर लें? सवाल आपसे भी है। देखिए पहली बात यह है कि हमने सस्ता किया ना, कैसे कर दिया? हमेशा आपका रेवेन्यू स्ट्रीम अगर रह रहा है ना जी, आपका अगर आपकी क्रेडिबिलिटी, इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये नॉन क्रेडिबल गवर्नमेंट है, एक लिजिट भी नहीं है, नॉन क्रेडिबल। इंटरनेशनली सबको पता है कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की, उनसे कोई निगोशिएट भी नहीं करना चाह रहा। जब आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी लिजिट गवर्नमेंट होती है, लोग निगोशिएट भी करते हैं। हमने मुश्किल तरीन वक्त कोविड दुनिया में जो है, आपका ख्याल ये कि आपकी जब गवर्नमेंट थी वो क्रेडिबल गवर्नमेंट थी, बहुत क्रेडिबिलिटी। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी दुनिया में से पाकिस्तान की तारीख में इससे क्रेडिबल लीडर नहीं आया। 25 जुलाई 2018 को जिस दिन ये लोग इलेक्शन जीते, उस दिन आप इंटरनेशनल हेडलाइंस चेक कर लें क्या थी, किस तरह के ये सिलेक्टेड या कहते हैं वो आप बैसाखियों के ऊपर जो है, आप सिलेक्टेड का ताना नहीं, हम सिलेक्टेड का ताना देंगे, नहीं हम देंगे, क्यों नहीं दे। आप मुझे मैं द इंडिपेंडेंट का आपको दिखा दूं, सारे दिखा दूं, उस दिन आप सबसे क्रेडिबल बंदा दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जो समझा जाता है वो इमरान खान है। दुनिया की तारीख में लोग एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे क्रेडिबल बंदा है, क्योंकि इस वक्त भी देखिए आपको इल्म नहीं है जी, सोशल वर्क लोग करते हैं ना, उसमें वो सारी क्रेडिबिलिटी बेस्ड होता है। एक बंदा जो $10 बिलियन साल का हर साल कमाता है, लेके आता है गरीबों के लिए, $10 बिलियन साल का रेस करता है। लेकिन सर अब्दुस्तार ईदी साहब इनसे भी आगे थे, फिर तो बेहतर था अब्दुस्तार ईदी साहब को ले आते हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।